इस लेक्चर का नाम है किरचॉफ लॉ। इससे पहले हम लोग बहुत सारा सर्किट सॉल्व करना सीखे हैं, लेकिन फिर भी पिछले वाले जितने भी मेथड से हमने सर्किट को सॉल्व किया है, उन मेथड्स में कहीं ना कहीं सर्किट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, हमको सॉल्व करना और भी ज़्यादा कठिन होता जा रहा है। तो इन सारे प्रोसेस में एक मास्टर मेथड, जिस मेथड के द्वारा हम लोग आज सर्किट को सॉल्व करेंगे, वो पढ़ना है क्या? किरचॉफ। ये कोना में जो फोटो दिख रहा है वही उन महान आदमी का फोटो है, किरचॉफ साहब का, जिन्होंने ये नियम दिया था। और ये नियम बहुत आसान नियम है, लेकिन आप धीरे धीरे करके जैसे जैसे एक एक टर्म को आप समझते जाएंगे, आपको सारी चीज़ें आसान लगने लग जाएगी और फिर आप किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन बनाने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो देखिए कि किरचॉफ का नियम क्या है। तो सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट नियम का उपयोग करना है, जिसमें किरचॉफ के नियम के दो भाग हैं। एक किरचॉफ का पहला नियम है, जिसे किरचॉफ का करंट लॉ भी बोलते हैं, ठीक ना, उसको जंक्शन का नियम भी बोला जाता है। तो ये पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है क्या कि संधि नियम या धारा का नियम, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, और संधि रूल का मतलब जंक्शन रूल। जंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो ये नियम क्या कहता है क्या कि किसी संधि पर मतलब जहां पर कम से कम 3 या 3 से अधिक धारा मिल रही हो, जहां पर क्या हो, कम से कम 3 या 3 से अधिक तार जुड़े हुए हो, वहां पर ध्यान दीजिएगा कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अब इस बीजगणितीय योग 0 होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो सारे करंट का अगर हम लोग सम लिखेंगे सिग्मा आई, तो ये सिग्मा आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब सारे करंट का हम लोग योग लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। या ये कहता है क्या कि किसी परिपथ में किसी संधि पर जितनी धारा आएगी वहां से उतनी ही धारा वापस जाएगी भी। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां से एक करंट आया 2 एम्पियर का और यहां से एक करंट आया 3 एम्पियर का, तो इधर करंट कितना जाएगा? कितने का जाएगा? 5 एम्पियर। तो देखिए कि ये जो पॉइंट है ये क्या है? संधि है। यहाँ पर 3 या 3 से अधिक तार आकर के मिले हुए हैं। तो इस संधि पर जितना करंट आ रहा है, आने वाले करंटों की संख्या कितनी है? 3 एम्पियर और 2 एम्पियर, कुल मिलाकर के कितना? और यहां से जाने वाले कितने करंट है? 5 एम्पियर। तो अगर मान लो कि आने वाले करंट को हम प्लस में लेंगे, तो जाने वाले करंट को किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो या तो आप ऐसे याद रखिए कि किसी भी संधि पर जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी, या फिर इसका बीजगणितीय योग। तो बीजगणितीय योग में हम लोग साइन को भी कंसीडर करेंगे। साइन को अगर मान लीजिए कि आने वाले करंट को आप प्लस में ले रहे हैं, तो यहां से वापस जाने वाले करंट को किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इसका जो बीजगणितीय योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0। मान लो कि यहाँ से करंट आई आ रहा है I1, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है I2, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो है कितना? I3। तो आप देखिए कि जो I1 बराबर है ये है कितना? +2 एम्पियर का। जो I2 बराबर है आपका ये है कितना? +3 एम्पियर का। जो I4 बराबर है आपका ये है कितना? -5 एम्पियर का, क्योंकि ये करंट यहाँ से जा रही है और जाने वाले करंट को हम लोगों ने कैसा माना है? नेगेटिव माना है। तो इस सब का जब बीजगणितीय योग आप लिखेंगे I1 + I2 + I3, ये 3 होगा I3, तो ये कितना आ जाएगा? टोटल 0। मतलब किसी भी जंक्शन पे कुल करंट का जो योग होगा सिग्मा आई होगा, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या दूसरे शब्दों में आप कहें तो किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा यहां से उतना ही करंट वापस भी जाएगा। देखो तो ये जंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जंक्शन बन रहा है। अब मान लो कि यहां से करंट आने वाली है I1, यहां से करंट आने वाली है I2, यहां से करंट जाने वाली है I3, और यहां से करंट आने वाली है कितने? I4। तो इस सर्किट में जंक्शन पर आने वाला जो कुल करंट है वो है कितना? I1 और प्लस कितना? I2। जो आने वाला करंट है वो है कितना? I1 प्लस, और यहां से जाने वाला करंट है कितना? I3 प्लस I4, और ये दोनों कितना होगा? बराबर होगा। मतलब किसी भी जंक्शन पर जितनी रेलगाड़ी आएगी वहां से उतनी ही रेलगाड़ी जाएगी भी। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पर किसी को रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो यहाँ जितना करंट आएगा यहाँ से उतनी ही करंट जाएगी भी। यही है क्या? किरचॉफ का पहला नियम। कहता है क्या? किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर
कुल करंट का, कुल धारा का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो अगर आने वाले को दोस्त पॉजिटिव मान ले और जाने वाले को नेगेटिव मान ले तो सारा का सम कितना हो जाएगा। या इसी को दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये है क्या, किरचॉफ का पहला नियम। और इस किरचॉफ के पहले नियम में आप देखिए कि यदि धारा का मान ऋणात्मक आ जाए, यदि धारा का मान ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब यह होता है कि धारा के दिशा को हमने जिधर माना है, धारा के दिशा को हम लोगों ने जिधर माना है वो गलत दिशा है, इसके विपरीत दिशा में करंट बह रही है। मैं आपको पहले भी बोला हूं कि पूरे फिजिक्स में 99.99 जगहों पर ऐसा होता है कि नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे आप देखिए ध्यान से कि अगर मैं कहूं कि यहां से एक करंट आया, मान लो 10 एम्पियर का, बात समझ में आ रहा है। यहां से एक करंट आया I1 और यहां से एक करंट गया, मान लो कितने का, यहां से एक करंट गया 8 एम्पियर का गया। तो यहां पर आप देखिए कि जो आने वाली कुल करंट है वो है कितना, I1 प्लस 10, और यहां से जाने वाली जो करंट है ये है कितनी, 8। यानी कि यहां से अगर हम लोग I1 बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, -2 एम्पियर आएगा कि नहीं, -2 एम्पियर। इसका मतलब कि मैंने जो यहाँ करंट के दिशा को ये दिशा माना है, ये दिशा क्या है, गलत है। करंट इसके विपरीत दिशा में बह रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ से जो करंट बह रहा है वो 2 एम्पियर का करंट इस दिशा में बह रहा है। अब देखो ध्यान से, आने वाला 10 एम्पियर और यहाँ से जाने वाला 2 एम्पियर इधर और 8 एम्पियर। तो आने वाला भी 10 एम्पियर और जाने वाला भी कितना, यही तो किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी जंक्शन पर टोटल जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। अगर आने वाले करंट को आप धनात्मक मान लीजिए तो जाने वाला करंट कैसा होगा, ऋणात्मक। तो जितना धनात्मक हुआ उतना ही ऋणात्मक हुआ, मतलब कुल धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना हो जाएगा, 0। यही है क्या, किरचॉफ का नियम। मैं दूसरा बात में क्या बोला आपको कि अगर किसी भी समय आपको धारा कैलकुलेट करते करते धारा का मान ऋणात्मक आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो धारा का मान नेगेटिव वैल्यू आ जाए, इससे डरना नहीं है कि नेगेटिव कैसे हो सकता है करंट। इसका मतलब सीधे सीधे समझ जाना है कि भैया मैंने धारा का जो दिशा माना था वो धारा का दिशा गलत मान लिया था, उसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ I1 का दिशा मैंने ये माना था, ये आ रही है, लेकिन जब कैलकुलेशन में मैं देख रहा हूँ कि आने वाले करंट जाने वाले करंट के बराबर, तो यहां से मैं देख रहा हूं कि I1 का मान कितना आ रहा है, -2 एम्पियर आ रहा है। तो इस -2 एम्पियर का मतलब हुआ क्या कि मैंने जो धारा का दिशा माना है कि ये I1 आ रहा है, एक्चुअली में आ नहीं रहा है, यहाँ से जा रहा है, इसके विपरीत दिशा में धारा बह रही है। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो कि आप धारा का परिभाषा क्या पढ़े हैं कि प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेशों के परिमाण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो जितनी धारा आ रही है उतनी ही धारा जा रही है। इसका मतलब किसी भी जंक्शन पर अगर मान लीजिए ये चीज है, यहां से आवेश इकाई समय में आ रहा है Q1, यहां से इकाई आ रहा है Q2 और यहां से जो आवेश जा रहा है ये Q3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग Q1 और प्लस Q2 कर दें तो ये Q3 के बराबर में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर I1 बोलोगे टी टाइम के लिए बात कर लो, सबके लिए टी टाइम के लिए, तो ये Q1/T हो जाएगा, ये Q2/T हो जाएगा और ये Q3/T हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, I1, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग I2 और इसी को क्या बोलेंगे हम लोग। इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 प्लस Q2 होगा, सब में से T कॉमन करके काट देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q1 प्लस Q2 हुआ वो किसके बराबर में, Q3 के बराबर में। इसका मतलब किसी भी जंक्शन पर जो कुल आवेश है वो संरक्षित है, आवेश का ना तो नुकसान हुआ है ना तो आवेश का गेन हुआ है। Q1 Q2 आया, दोनों मिल करके Q3 हो गया और Q3 जो है वो Q1 और Q2 के योग के बराबर में है, ना तो आवेश घटा है ना तो आवेश। इसका मतलब ये हुआ कि किरचॉफ के नियम, पहला नियम जो है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे कि किरचॉफ का प्रथम नियम जो है तो साधारण रूप से आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे, ये बात आपको समझ में आ रही है कि किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आया I1 I2
इधर से गया कितना I3। तो हम ये बात जानते हैं किरचॉफ के नियम से कि I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके बराबर में होगा, किसी समय t के लिए अगर बात करें तो Q1/T प्लस Q2/T इक्वल टू Q3/T हो जाएगा। क्यों कि करंट I बराबर कितना होता है Q/T। तो I1 आवेश कितना भरा है Q1, टाइम कितना लग रहा है, तो कितना लिखेंगे Q1/T। उतने ही टाइम के लिए ये भी, उतने ही टाइम के लिए ये भी, तीनों में से t कॉमन करके कट जाएगा तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना बचेगा। इसका मतलब जितना आवेश आया उतना ही आवेश यहाँ से, कोई आवेश यहाँ पर नुकसान या किसी आवेश का यहाँ पर फायदा नहीं हुआ है। इसका मतलब कुल आवेश जो है किसी भी जंक्शन पर वो क्या है, संरक्षित है। इसका मतलब ये स्पष्ट होता है क्या कि जो यह नियम है कौन सा, किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करती है। और ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट लाइन है कि यदि कभी भी कैलकुलेशन में धारा का मान ऋणात्मक आ जाए, कोई बात नहीं, आने दो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जो धारा का दिशा माना था, धारा का वो दिशा क्या था, गलत था। धारा का वो दिशा क्या था, गलत था। यहां से धारा उल्टा दिशा में बह। क्लियर है बातें। अब देखिए ये पहला नियम में यही याद रखना है। इसको क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसको किरचॉफ के करंट का नियम भी बोलते हैं, धारा का नियम भी बोलते हैं। इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम भी बोलते हैं। तो अगर आपके परीक्षा में बोल दे किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए, या करंट का नियम बताइए, या संधि का नियम बताइए, तो आप तीनों ही में यही उत्तर लिखेंगे कि ये किरचॉफ का प्रथम नियम है। और किरचॉफ का प्रथम नियम ये बात कहता है क्या कि किसी भी संधि पर, किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन का मतलब जहां क्या हो, कम से कम 3 या 3 से अधिक हो। रेलवे में होता है ना जंक्शन, रेलवे में 3 चीज होता है, एक होता है टर्मिनल, एक होता है सेंट्रल और एक होता है जंक्शन। जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में तुम लोग नाम सुने हुए, तो राजेंद्र नगर टर्मिनल ऐसे स्टेशन को बोला जाता है जो 2 स्टेशन के बीच में एक स्टेशन हो। जैसे मान लो ये पटना जंक्शन है, यहाँ से 3 रास्ते खुलते हैं। एक रास्ते खुलते हैं जो इधर मुगल सराय की तरफ जाती है, एक रास्ता खुलता है जो इधर गया की तरफ जाता है, एक रास्ता इधर खुलता है जो बख्तियारपुर की तरफ इधर से आता है, ठीक ना। और एक रास्ता है जो अब यहाँ से जाएगा बख्तियारपुर मोकामा के रास्ते, और पटना जंक्शन से ठीक आगे एक जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो किसी 2 स्टेशन के बीच में अगर एक ही टर्मिनल हो जो 2 स्टेशन को केवल जोड़ रही, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल। लेकिन जंक्शन पर 3 जगहों को जोड़ने वाली रास्ते होती है। जैसे आपका ये छपरा कचहरी है तो ये भी जंक्शन है। यहाँ से 3 रूट अलग अलग होता है, एक सिवान वाला रूट अलग होता है, एक छपरा के तरफ, और एक पीछे उधर से मुजफ्फरपुर तरफ से आती है, हाजीपुर तरफ से। तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। और सेंट्रल क्या होता है कि जो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला जो जगह होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल। तो जंक्शन के मामले में आपको यही बात याद रखना है क्या कि यहाँ पर मिनिमम जो है, तो यहाँ पर मिनिमम कितने सारे स्टेशन होने चाहिए, 3 स्टेशन, 3 जगहों पर जाने वाली रास्ते मिनिमम होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी भी जंक्शन पर बेटा जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से जाएगा भी। इसका मतलब जंक्शन पर कोई करंट बचेगा नहीं। इसका मतलब ये कि किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर कुल करंट का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है इतनी बातें। अगर करंट का मान ऋणात्मक आ जाए इसका मतलब क्या कि करंट का दिशा उल्टा है। और ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम खत्म। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है। किरचॉफ के दूसरे नियम को, इस नियम को हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं, या किरचॉफ के वोल्टेज का नियम भी कहते हैं, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल शॉर्ट में बोलते हैं इसको। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि सर्किट कोई सा बंद लूप बना रहा है, सर्किट में क्या हो रहा है, कोई सा बंद लूप बना रहा है। तुम ध्यान देना कि मान लो कि एक सर्किट है ये जिसमें एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ भी मान लीजिए एक रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये है। तो ये सर्किट क्या है, बंद। अब इस सर्किट में अगर हम घूमेंगे तो कहीं पर हमको ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल गेन हो, और कहीं पर हमको ऐसा भी हो सकता है कि पोटेंशियल का लॉस हो। कहीं पर ऊर्जा की प्राप्ति भी हो सकती है, कहीं पर ऊर्जा का नुकसान भी हो सकता है। तो मान लो कि हम ए से चले, यहाँ बी तक गए, बी से फिर हम सी पर आए, सी से फिर हम डी पर आए, और फिर हम डी से ए पर आ गए। तो इसमें कहता है क्या कि किसी बंद लूप के लिए, तो देखो ये लूप बंद है कि नहीं है, बंद लूप है।
कहता है कि बंद लूप में अगर आप ए से चले और आपके पास 100 रुपया था, तो आप वापस बी के पास जाएंगे, फिर बी से सी पर जाएंगे, सी से डी पर आएंगे, डी से फिर अगर आप ए पर आएंगे, तो आपके पास जो पैसा बचेगा वो 100 रुपया ही बचेगा। मतलब आपके विभव में किसी तरह का परिवर्तन, विभव में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब विभवांतर कितना होगा? शून्य होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सीधे सीधे याद रखना है क्या कि किसी बंद लूप के लिए, किसी क्लोज सर्किट के लिए विभव में परिवर्तनों का साधारण बीजगणितीय योग, मतलब अगर सारे विभवों का आप योग करेंगे तो कहीं पर पोटेंशियल गेन होगा, प्रॉफिट हुआ प्लस में गए, कहीं पर लॉस भी होगा माइनस में गए, फिर कहीं पर प्लस में हुआ, कहीं पर माइनस में हुआ, गेन लॉस चलता रहेगा। लेकिन अगर एक पूरा चक्कर हम काट लिए तो ओवरऑल ना मेरे पास फायदा हुआ रहेगा ना मेरे पास नुकसान हुआ रहेगा। इसका मतलब अगर आप विभवांतरों के विभव में परिवर्तन के बीजगणितीय योग का बात करें तो वो कितना हो जाएगा? शून्य। भाई मैं 100 रुपया लेकर के ए से चला और फिर जब मैं एक चक्कर लगा करके ए पर आया तो मेरे पास 100 का 100 रुपया ही था, मेरे 100 रुपया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसका मतलब हुआ कि विभवों के योग का बीजगणितीय योग शून्य होने का मतलब क्या होता है कि जो आपका सिग्मा भी होगा वो सिग्मा भी बराबर कितना होगा? 0। अब इसी चीज को जब हम लोग लिखते हैं अलग लैंग्वेज में थोड़ा सा, तो देखो भाई कि ये क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, और क्लोज लूप के लिए हम लोग इंटीग्रेशन में एक ऐसा वाला रिंग पहना देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? क्लोज लूप के लिए बात कर रहे हैं, गॉस के लॉ में हम लोग बात करते थे, गॉस लॉ में ये पढ़ते थे ना, गॉस के नियम में बंद सतह के लिए बात करते थे तो एक रिंग पहना देते थे इंटीग्रेशन को। तो यहाँ पर भी हम लोग बंद लूप के लिए बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन को क्या करेंगे? एक लूप रिंग पहना देंगे। अब मान लीजिए कि पहले वाले सर्किट से V1 का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस में, लॉस हुआ तो, अगर मान लीजिए दूसरे वाले से, अगर मान लीजिए तीसरे वाले से ये रहा और इस तरीके से कहानी चलती रही तो लास्ट में कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। मतलब टोटल पोटेंशियल का सम किसी बंद लूप पर कितना हो जाएगा? 0। अब कहता है क्या कि ये जो नियम है आपका, ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे भाई? तो मेरे पास 100 रुपया था और मैं पूरा मार्केट घूम करके एक चक्कर आ गया और 100 रुपया ही बचा। इसके पास, मेरे पास जितना ऊर्जा था वो ऊर्जा क्या है? अभी भी है, संरक्षित है, किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि विभव का बात हो रहा है, तो विभव क्या है? अनंत से किसी बिंदु आवेश को लाने में किया गया कार्य ही तो है विभव। कार्य है, इसका मतलब ऊर्जा है। कार्य ही क्या होता है? ऊर्जा होता है। अब जब कार्य ही ऊर्जा है दोस्त, तो इसका मतलब हम ए से बी तक गए, बी से सी तक, सी से डी तक और डी से ए तक आए, काम कितना किए? वही सास वाली बात हो गई और बीबी वाली बात हो गई। निकम्मे हो, घर से गए और फिर घर वापस आ गए, अगर बंद लूप हो गया इसका मतलब तुमने काम कितना किया? क्यों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में तुम काम कर रहे हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। और संरक्षी बल के द्वारा यदि विस्थापन शून्य होता है तो कार्य भी कितना होता है? मतलब जितना ऊर्जा रहेगा उतना ऊर्जा संरक्षित रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये नियम जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये क्या है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि किसी भी क्लोज सर्किट में बंद लूप रहना चाहिए, खुला लूप नहीं रहना चाहिए। बंद लूप में कुल विभवांतरों का जो योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप प्रॉफिट लॉस का बात कर रहे हैं, तो जरा सा हमको ये बताइए कि कब प्रॉफिट होता है और कब लॉस होता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोगों को सीखना है। बस आप अभी किरचॉफ के द्वितीय नियम में आप इतना ही जानिए कि बंद लूप के लिए कुल विभवांतर का योग कितना होगा? शून्य होगा, यानी कि टोटल भी बराबर कितना होगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि किरचॉफ का नियम क्या है, तो आप किरचॉफ के नियम के बारे में लिखेंगे कि किरचॉफ का नियम बंद परिपथों को हल करने के लिए किया जाता है। और बंद परिपथ के नियम को हल करने के लिए हमारे पास 2 नियम है। पहला नियम किरचॉफ का क्या कि किसी भी जंक्शन पर कुल करंट का योग कितना होता है? शून्य होता है। इसका मतलब जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। और दूसरा नियम ये है कि दूसरा नियम है क्या भाई कि किसी भी बंद लूप के लिए, किसी भी बंद लूप के लिए जो कुल विभवांतरों का योग होता है वो कितना होता है? शून्य होता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये 2 ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, ये आगे आपको क्या कहेगा कि
किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग में चिन्ह परिपाटी दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? काम चला लेना, पीडीएफ में दिख जाएगा, ठीक ना? अगली बार से ये कलर नहीं डालेंगे, आज हमको भी पता चला कि दिख नहीं रहा। अब देखिएगा ध्यान से कि किरचॉफ के नियम के अनुप्रयोग में हम लोगों को क्या देखना है? चिन्ह परिपाटी को देखना है। चिन्ह परिपाटी का मतलब क्या कि कब विभव का लॉस होगा और कब विभव गेन होगा, मतलब कब विभव का हमको लाभ होगा और कब विभव का हमको हानि होगा। तो तुम हमेशा ध्यान रखना कि बेटा अपने पास दो तरह का विभव होगा, जब भी एक होगा उच्च विभव और एक होगा क्या? निम्न विभव। तो अगर उच्च विभव से आप निम्न विभव में जाएंगे, अगर आप उच्च विभव से निम्न विभव में जाएंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएंगे, तो आप बताइए आपके पास 100 रुपया था, अधिक पोटेंशियल था, और आपके पास कुछ ऐसा हुआ कि 50 रुपया बचा, तो आपके पास लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। तो अगर उच्च विभव से निम्न विभव में जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस को हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे कि पॉजिटिव में लिखेंगे? इसका मतलब यहाँ पर जो डेल्टा भी होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है? जब भी आप सर्किट में उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ जाएंगे तो आपके पोटेंशियल में क्या होगा? लॉस होगा, हानि होगा, और हानि को हम लोग कैसे लिखते हैं? नेगेटिव में लिखते हैं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी बेटा तुम निम्न विभव से, जब भी तुम निम्न विभव से उच्च विभव में जाओगे, जब भी तुम निम्न विभव से उच्च विभव में जाओगे, तो बताओ अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट होगा, तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान लाइन है। आप जानते हैं कि परिपथ में धारा, परिपथ में धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है, और अगर हम उच्च विभव से निम्न विभव के तरफ गए तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? और अगर हम निम्न विभव से उच्च विभव के तरफ गए तो पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? गेन। तो अब देखो कि हमारे पास जो सर्किट एलिमेंट है उसमें हम लोग मेनली 4 सर्किट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक एलिमेंट 2 से हम लोग 3 से फैमिलियर है, चौथा एलिमेंट बस आपको आज मान लेना पड़ेगा। जब हम लोग मैग्नेटिज्म में उस एलिमेंट को पढ़ेंगे तो उस एलिमेंट के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला एलिमेंट है आपका रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग बखूबी जानते हैं। दूसरा एलिमेंट है आपका कैपेसिटर, जिसको भी आप लोग बखूबी जानते हैं। तीसरा एलिमेंट है आपका सेल, जिसको भी आप लोग बखूबी जानते हैं। चौथा एलिमेंट है इंडक्टर। इंडक्टर को हम लोग अभी नहीं जानते हैं, इंडक्टर के बारे में आज मैं यहाँ लिख दूंगा, आप लोग मान लीजिएगा। जब मैग्नेटिज्म में इंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि सबसे पहले कहता है क्या कि किसी प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के दिशा में विभव परिवर्तन -IR होता है, यानी कि लॉस होता है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यह +IR होता है। देखना ध्यान से, क्या मान ले बेटा कि ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है R, और यहाँ का पोटेंशियल भी है, और इससे कह रहा है कि करंट बह रहा है I से I, और करंट ऐसे बह रहा है I। इस पॉइंट का नाम दे दिए A और इस पॉइंट का नाम दे दिए B। ध्यान देखना, तो अगर इससे करंट I बह रही है और I बह रही है तो ये B बराबर कितना हो जाएगा? IR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, B से तुम चलो A के तरफ, अगर तुम चलोगे B से A के तरफ, ये अपना रास्ता है कि हम ऐसे चल रहे हैं कि B से हम A के तरफ जा रहे हैं, हम A से भी B के तरफ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जाएंगे तो हम 2 काम कर सकते हैं, अगर हमको सर्किट में घूमना है तो या तो हम B से A आएंगे या तो हम A से B जाएंगे। अब आप ये बात जानते हैं कि करंट जो बहता है, करंट जो बहता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ बहता है। तो धारा बह रही है ऐसे, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल हायर होगा और इधर का पोटेंशियल, हम चल रहे हैं B से A के तरफ, तो पहले हायर आएगा कि पहले लोअर आएगा? तो हम पहले हायर में थे, बाद में लोअर में थे, तो हायर से लोअर जाएंगे तो भैया नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि V बराबर हम +IR लिखेंगे कि -IR लिखेंगे? -IR लिखेंगे। तो देखिए कि धारा जिधर बह रही थी अगर हम भी उधर ही चले तो विभव का नुकसान हुआ है, और हम लोग डेल्टा भी क्या लिखेंगे? -IR। यही बात लिखा हुआ है, किसी प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के, ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट पर, किसी प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा के दिशा में विभव का परिवर्तन कितना होता है?
माइनस आई आर। तो धारा जिधर बह रही है अगर हम उधर ही गए हैं तो विभव का नुकसान हुआ है कितने का, माइनस आई आर का। क्यों कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना दूसरा केस पर कि मान लो कि वही वाली कहानी है अपने पास, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, करंट बह रही है ऐसे आई और ये रेजिस्टेंस है आपका आर। तो यहाँ पर भी बराबर आप कितना लिखिएगा, आई आर। लेकिन अब की बार मैं बी से ए नहीं जा रहा हूं, मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा। तो जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो ध्यान देना कि जब मैं ए से बी की तरफ जाऊंगा तो मेरा पाथ कैसा होगा, मेरा पाथ इधर की तरफ होगा ऐसे, मेरा पाथ ऐसे होगा कि नहीं। ये है क्या मेरा पाथ है जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। करंट मेरे विपरीत दिशा में चल रही है। तो करंट के बारे में भाई हम लोग जानते हैं कि करंट हमेशा किधर बहेगा, उच्च विभव से निम्न विभव। इसका मतलब इधर का विभव क्या होगा और इधर का विभव क्या होगा, लोअर होगा। हम चल रहे हैं ऐसे, तो हम ए से जब बी जाएंगे तो पहले लोअर मिलेगा कि पहले हाइयर मिलेगा। इसका मतलब हम लोअर से हाइयर में जा रहे हैं। और जब निम्न से उच्च विभव के तरफ जाएंगे तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। तो भैया ये बताओ कि जो डेल्टा भी लिखोगे वो प्लस आई आर लिखोगे कि माइनस आई आर लिखोगे। बात समझ में आ रहा है। तो यदि हम धारा के दिशा में चलते हैं तो विभव परिवर्तन कितना, माइनस आई आर। और यदि हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो ये कितना हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रतिरोध से हम गुजरेंगे और प्रतिरोध का और धारा का दिशा एक समान होगा तो विभव का लॉस होगा, माइनस आई आर लिखेंगे। और यदि हम जिस दिशा में जा रहे हैं करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो विभव का गेन होगा और डेल्टा बी को क्या लिखेंगे, प्लस आई आर लिखेंगे। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। रेजिस्टेंस की कहानी खत्म। रेजिस्टेंस में कब लॉस होगा कब गेन होगा। तो लॉस होने का मतलब नुकसान तब होगा, ध्यान देना, लॉस होने का मतलब नुकसान तब होगा जब मैं और धारा एक ही दिशा में चल रहे हैं। लेकिन अगर रेजिस्टेंस में हम लोग विपरीत दिशा में चल रहे हैं, मैं और धारा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल का गेन होगा और डेल्टा बी को कितना लिखेंगे, प्लस आई आर लिखेंगे। बात समझ में आ गई। रेजिस्टेंस के लिए लॉस गेन खत्म। अब देखो दूसरा सर्किट। दूसरा सर्किट में क्या रहेगा, किसी विद्युत वाहक बल स्रोत। विद्युत वाहक बल स्रोत को तुम एक लाइन में बोल सकते हो क्या, सेल। विद्युत वाहक बल का स्रोत क्या होता है, सेल होता है। अब देखिए कि सेल के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे में जाएंगे तब क्या होगा, और धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे में जाएंगे तब क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट है आपका ए और यहाँ से एक सेल लगा हुआ है जिसका ये है धन सिरा और ये है ऋण सिरा और ये है पॉइंट बी। आप जानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में आकर के मिलता है। ये है आई और ये है आई और यहाँ का सेल का ईएमएफ हम लोग कितना लिखते हैं, ए लिखते हैं। अब अगर मान लो दोस्त कि अपना रास्ता जो है वो ए से बी के तरफ है, अपना रास्ता अगर ए से बी के तरफ है, ये वाला पाथ कि हम जो चल रहे हैं वो ए से बी के तरफ चल रहे हैं, तो तुम ध्यान देना पॉजिटिव टर्मिनल का हाई पोटेंशियल और नेगेटिव टर्मिनल का टेंस। इतना तो समझ में आ रहा है। अब अगर हम ए से बी जा रहे हैं, अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो हाइयर से लोअर में जा रहे हैं कि लोअर से हाइयर में आ रहे हैं, तो हाइयर से लोअर में जा रहे हैं तो लॉस होगा कि गेन होगा, लॉस होगा। तो पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे, तो यानी कि डेल्टा वी को कितना लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सेल में ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सर्किट में घूम रहे हो, सर्किट में घूमते समय जब पहले पॉजिटिव टर्मिनल से तुम नेगेटिव टर्मिनल में जाओ तो पोटेंशियल का लॉस होता है, माइनस ही लिखते हैं वहां। लेकिन अगर तुम किसी सेल में, लेकिन अगर तुम किसी सेल में, यही वाला वो सेल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉइंट है ए ये पॉइंट है बी, इससे धारा बह रही है ऐसे, ये है हाइयर पोटेंशियल और ये है लोअर पोटेंशियल। लेकिन अब की बार अगर आप बी से ए के तरफ आएंगे, अगर आप बी से ए के तरफ अपना रास्ता चुनेंगे, पाथ को इस रास्ते से चुनेंगे, तो आप बताइए आप पहले लोअर में आएंगे कि पहले हाइयर में आएंगे। इसका मतलब लोअर से हाइयर में आ रहे हैं, लोअर से हाइयर में आएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा कि लॉस होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर जो अगर इसका एप्सिलॉन नॉट ई है तो यहाँ पर डेल्टा वी को प्लस ई लिखेंगे कि माइनस ई लिखेंगे, प्लस ई। तो तुम ऊपर पढ़ो कि कह रहा है क्या कि यदि ऋण सिरे से धन सिरे में जाओ, यदि ऋण सिरे से धन सिरे में जाओ तो विभव में क्या लिखा हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है क्या,
ठीक है। यदि ऋणात्मक सिरे से तुम धनात्मक सिरे में जाओ तो परिवर्तन कितना होता है? देखो, अगर ऋण से धन में आ रहे हैं, पहले ऋण में थे और बाद में किस में आ रहे हैं, तो विभव कितना आया? प्लस में आया। और अगर धन सिरे से ऋण सिरे में जा रहे हैं तो विभव कितना आया? तो सेल में कब लॉस होगा और कब गेन होगा ये आपको पता चल गया। अगर सर्किट में घूम रहे हैं, पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला, बाद में नेगेटिव टर्मिनल मिला, इसका मतलब पॉजिटिव में क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और कितना लिखेंगे? -C। और अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल मिल गया, बाद में पॉजिटिव मिला, इसका मतलब क्या हुआ है? सेल में पोटेंशियल का गेन हुआ है। इस चीज को याद रखना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए तीसरा चीज देखिए, इस संधारित्र क्या बोले, धारा कैसे बढ़े उससे अपने को मतलब नहीं है। अपन चलेंगे तो या तो धारा के दिशा में चलेंगे या तो धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे। तो धारा के दिशा में चलेंगे तो वो कहानी, धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ये कहानी। तो आगे सर हम ऐसे चलेंगे तो सर्किट में घूमना है, अपने मन से नहीं घूमना है। सर्किट में घूमना है तो एलिमेंट के हिसाब से ही घूमना पड़ेगा, रास्ता एक ही है। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? तो जब भी घूमेंगे तो या तो धारा के दिशा में या तो धारा के, आपको ए से बी तक आना है, इसी रास्ते से आना है। तो या तो आप ए से बी जाएंगे तो धारा के विपरीत दिशा में, अगर आपको बी से ए आना है तो धारा के दिशा में आएंगे, क्योंकि क्लोज लूप में घूमना है। तो ध्यान देना कि अगर क्लोज लूप में घूमना है तो मैं यहाँ दो तरीके से घूम सकता हूँ। एक, मेरा मन करे कि ऐसे घूमो सर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तुम देखना कि यहाँ से धारा निकलेगा तो हम धारा के दिशा में घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं। अगर मेरा मन करे कि सर मेरा मन है एंटी क्लॉकवाइज घूमना, तो हम धारा के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। तो या तो हम धारा के दिशा में घूमेंगे या तो विपरीत दिशा में घूमेंगे। धारा के दिशा में घूमेंगे तो प्रतिरोध में क्या होगा ये देखे, सेल में क्या होगा ये देखे। अब देखना है कि संधारित्र में क्या होगा, ये चीज भी देखेंगे। तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, या तो हम धारा के दिशा में घूमेंगे या तो धारा के विपरीत दिशा में घूमेंगे। कैसे भी घूमना नहीं है बेटा। सर्किट घूमने का एक रूल है कि आपको जैसे मन घूमने का आप घूमिए, लेकिन गोल ही तो घूमना है। बंद रास्ते में बंद घर में कैसे घूमोगे? या तो क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज अगर घूम रहे हो तो यहाँ धारा के दिशा में घूम रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो तो धारा के विपरीत दिशा में। यही दो बात होनी है, कोई तीसरा बात नहीं आना है। बात समझ में आ रहा है? अरे हम तुमको ले चलेंगे ना साथ में, क्यों टेंशन ले रहे हो। चलो देखो यहाँ पर देखो, अभी देखिए, अभी बस आप एक एक पॉइंट को सीखते जाइए। जब सवाल करने लगेंगे ना इस पे तो आपको इस सब का यूज समझ में आएगा कि ये कितना यूजफुल चीज है। ठीक है, अब देखिए कि अगर संधारित्र हो, ध्यान दीजिएगा, अगर संधारित्र हो तो मान लीजिए कि संधारित्र होगा कुछ ऐसा, इस पे +Q चार्ज होगा और इस पे -Q चार्ज होगा, होगा कि नहीं? +Q चार्ज होगा और -Q चार्ज होगा। इस पॉइंट को बोल दीजिए A और इस पॉइंट को बोल दीजिए क्या? अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो आप लोग क्या लिखते हैं? C = लिखते हैं कितना? Q/, तो V = कितना लिखिएगा? Q/C लिखिएगा ना। तो देखिए, अगर संधारित्र है और संधारित्र में धारा बह रही है, अगर किसी संधारित्र में ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर जाने पर विभव परिवर्तन +QC होता है। अब तुम देखना कि यहाँ पर अगर करंट बह रही है ऐसी और हम लोग चल रहे हैं किधर? ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, मतलब हमारा पाथ हो जाए कैसा? ये पाथ हो जाए कैसा हमारा? ऐसा। पहले संधारित्र के ऋणात्मक सिरे में थे और फिर हम बाद में किस में आए? धनात्मक सिरे में आए। अब देखिए तो इसमें परिवर्तन क्या कह रहा है कि +Q/C होगा। करंट बह रहा है ऐसे, करंट बह रहा है ऐसे, इसका मतलब इधर का पोटेंशियल हाइयर से, अच्छा सॉरी, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज वाला पोटेंशियल कितना और नेगेटिव चार्ज वाला पोटेंशियल कितना? पॉजिटिव पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज के कारण, नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज के कारण। तो हमेशा पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा। तो पॉजिटिव हाइयर हुआ और ये लोअर हुआ, तो जब ऐसे चलोगे तो लोअर से हाइयर में जाओगे, लोअर से हाइयर में जाओगे तो गेन होगा कि लॉस होगा? गेन होगा। तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे? प्लस में लिखेंगे। तो अगर हमको यहाँ पर डेल्टा भी लिखना है तो डेल्टा भी बराबर कितना लिखेंगे? +Q/C लिखेंगे। क्यों कि V बराबर कितना होता है? Q/C। तो या तो प्लस में जाएगा या तो माइनस में जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटर में देखिए कि आपको ये पॉइंट दे दे A और कह दे क्या कि यहाँ से एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये पॉइंट है तुम्हारा B, धारा कैसे भी बह रही हो। ध्यान देना, ये इस पर है +Q और इस पर है -Q, इसका मतलब इसका पोटेंशियल है हाइयर और इसका पोटेंशियल है लोअर। और हम इस बार रास्ता चयन कर लें कैसे? ऐसे।
इस बार जो अपना रास्ता है वो कैसा है, ऐसा कि हम ए से बी जा रहे हैं। यहाँ पर बी से ए आ रहे थे, यहाँ पर हम ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी जब जाएंगे तो हाइयर से लोअर में जाएंगे कि लोअर से हाइयर में जाएंगे? हाइयर से लोअर में जाएंगे तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। तो कितना लिखेंगे? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखना, ध्यान देना, सेल में करंट से कोई मतलब नहीं है, कैपेसिटर में भी करंट से कोई मतलब। करंट कैसे भी बहे भैया, हम अगर सेल में पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो पोटेंशियल का लॉस होना ही होना है, माइनस ही लिखेंगे। और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में आएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, प्लस ही लिखना है। सेम चीज कैपेसिटर में भी है, हाइयर से लोअर में जाएंगे तो पोटेंशियल का गेन होगा, और लोअर से हाइयर में जाएंगे तो पोटेंशियल का। तो आप सेल और कैपेसिटर को एक जैसे याद रख सकते हैं। इसी तरीके से जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, अभी तक तो इन सब चीजों से हम लोग फैमिलियर थे कि Q इक्वल टू सी बाई भी लिखते हैं सर, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, तो V इक्वल टू क्यू बाई सी लिखेंगे। लेकिन जो सबसे अंतिम बात आती है अपनी, सबसे अंतिम बात आती है क्या? इंडक्टर के लिए। तो इंडक्टर के लिए जो हम लोग लिखते हैं सिंबल, इंडक्टर के लिए हम लोग ऐसे सिंबल का यूज करते हैं, और इसका जो इंडक्टेंस लिखा जाता है, जैसे रेजिस्टर का रेजिस्टेंस तुम R लिखते हो, जैसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तुम C लिखते हो, ऐसे इंडक्टर का इंडक्टेंस लिखा जाता है L। बात समझ में आ रहा है? और अगर इसके सिरों के बीच का विभवांतर है V और इससे करंट बह रही है I, तो T टाइम के लिए जो इससे लिखा जाता है V बराबर, वो लिखा जाता है L di बाई dt। कितना लिखा जाता है? L di बाई dt। तो अब तुम देखना कि अगर यहाँ पर कोई हम इंडक्टर लें, अगर हम कोई इंडक्टर यहाँ से लें और करंट ऐसे बहा दे इससे I, और इस पॉइंट को बोले A और इस पॉइंट को बोले B, और इसका इंडक्टेंस है L, और हम यहाँ से ऐसे चलना शुरू कर, ये हो गया अपना क्या? पाथ। करंट के दिशा में, धारा के दिशा में चल रहे हैं। तो धारा बहेगा किधर भैया? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और हम भी धारा के दिशा में ही चल रहे हैं। तो पहले हाइयर में रहेंगे, बाद में लोअर में जाएंगे। तो हाइयर से लोअर में जाने पर लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर बताओ कि डेल्टा V को माइनस L di बाई dt लिखेंगे कि प्लस L di बाई dt लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। और इसी का ठीक अपोजिट, अगर कोई सा इंडक्टर है अपने पास, किसी इंडक्टर का इंडक्टेंस दिया हुआ है L, ये पॉइंट B, ये पॉइंट A, धारा बह रही है ऐसे I, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल हाइयर और इसका पोटेंशियल क्या? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में धारा बह रही है। अब मेरा मन कि हम धारा के विपरीत दिशा में चले। ये जो पाथ है अपना, ये धारा के इस बार क्या है? विपरीत दिशा में। तो धारा के विपरीत दिशा में जाएंगे तो लोअर पोटेंशियल से हाइयर में जाएंगे कि हाइयर से लोअर में जाएंगे? लोअर से हाइयर में। लोअर से हाइयर में जाएंगे तो लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्लस में लिखेंगे कि माइनस में? ये कितना हो जाएगा? L di बाई dt प्लस L। तो हर एलिमेंट में, सर्किट में कैसा भी एलिमेंट आपके साथ हो सकता है, सेल हो सकता है, रेजिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है। आपको हर एलिमेंट में किस में हम कैसे चलेंगे, तो कहाँ पर पोटेंशियल गेन होगा और कहाँ पर पोटेंशियल लॉस होगा, ये सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। ये सारी चीजें किरचॉफ लॉ का सवाल बनाने के लिए भूमिका के रूप में काम करेगी। एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। इसके आगे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके लिए भी आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। अब देखो ध्यान से कि किरचॉफ के नियम का उपयोग कैसे करना है, अनुप्रयोग के लिए दिशा निर्देश कैसे देना है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला काम जो इसमें आपको करना है, सबसे पहला आपको जो काम करना है वो क्या करना है कि प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार धारा को बांटना है। प्रथम नियम के अनुसार क्या करना है? धारा को बांटना है। और प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी जंक्शन पर जितना भी करंट आएगा वहां से उतना ही करंट वापस भी जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आप धारा को चाहें, आप अगर चाहें तो अपने अनुसार आप क्या कर सकते हैं, धारा को एक या अधिक सेलों से निकाला जा सकता है। आप चाहें तो एक से भी निकाल सकते हैं या एक से अधिक सेलों से भी निकाल सकते हैं। एक या एक से अधिक सेलों से भी निकाला जा सकता है। मतलब हमको करंट निकालने का मन करेगा तो हम चाहें तो सर्किट में एक ही से निकालेंगे और हम चाहें तो एक से अधिक से निकाल करके देखेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो पहला काम क्या करना है कि पूरे सर्किट में करंट दौड़ा देना है। मेरा मन करे तो एक सेल से निकाल करके दौड़ा देना है,
लेकिन ध्यान रखना है कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार हमको करंट को बांटना है। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा वहां से उतना ही करंट वापस जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि कोई आदमी कहे कि यहाँ से करंट आया आई और यहाँ से हो गए दो रास्ते, तो इधर हम I1 अगर भेजेंगे तो इधर कितना बचेगा, I माइनस I1 बचेगा। देखिए जितना आ रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, I1 से I1 कट जाएगा, उतना ही जा भी रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करंट बांटना है किसी भी जंक्शन पर, जितना आएगा उतना ही वापस भी जाएगा। कहोगे सर ऐसे नहीं मान रहे, मान लीजिए इसको I2 है ये, तो क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 बराबर कितना, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है। तो यहाँ से देखो कि अगर तुमको I2 लिखना है तो कितना लिखोगे, I माइनस, तो I2 लिखिए या I माइनस I1 लिखिए, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है? तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार आपको क्या करना है, करंट को बांटना है पूरे सर्किट में। समझ में आ रहा है बात? अब दूसरा जो इसमें ड्रॉबैक याद रखना है, दूसरा नियम जो याद रखना है, क्या करना है, बंद लूपों का चयन। बंद लूप या लूपों का चयन, एक लूप भी हो सकता है, एक से अधिक लूप भी हो सकता है। आप देखिएगा, तो सबसे पहले क्या करना है, बंद लूप या लूपों का चयन करना है। बंद लूप या लूपों का क्या करना है, चयन करना है। ये एक लूप भी हो सकता है और एक से अधिक लूप भी हो सकता है। और आपको ध्यान में रखना है क्या, कि इन लूपों में आप घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको मन हो तो आप क्लॉकवाइज घूमिए, मन हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, कोई नियम नहीं है। दो लूप है, हमको मन है एक में क्लॉकवाइज घूमने का, एक में एंटी क्लॉकवाइज घूमने का, तो हम घूमेंगे, आप स्वतंत्र हैं, ठीक ना? तो इसमें क्या है, आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए स्वतंत्र हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। अब देखिए कि कैसे सवाल को हमको बनाना है, जो आप इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूँ, ठीक ना? मैं एक छोटा सा सवाल लूंगा और ये छोटा सा सवाल में आप ये 3 पॉइंट खाली ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला काम क्या, कि एक या एक से अधिक सेल से मेरा मन होगा तो हम करंट निकाल सकते हैं। करंट को प्रथम नियम के अनुसार बांट देंगे, बांट करके हम लूप का चयन करेंगे। लूप में हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हमको जैसे मन होगा वैसे घूमेंगे। और घूमते हुए खाली नहीं कि घूम रहे हैं, घूमते हुए ये भी देखना है कि पोटेंशियल का लॉस हो रहा है कि पोटेंशियल का गेन हो रहा है। पोटेंशियल का लॉस हो रहा है तो माइनस में लिखते जाएंगे, पोटेंशियल का गेन हो रहा है तो प्लस में लिखते जाएंगे। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। KVL लगाकर समीकरण सॉल्व करेंगे, समीकरण हल करना है सबसे अंतिम में। अब देखिए कि कैसे सवाल बनाना है। आज एक छोटा सा सवाल करवाऊंगा, फिर अगले दिन से और बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का एक छोटा सा सवाल देखिए कैसा सवाल है। आपके पास मान लीजिए कि एक सर्किट दिया हुआ है ऐसा, एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे, एक सर्किट दिया हुआ है मान लो ऐसे, ये एक सर्किट दे दिया, ये दे दिया तुम्हारा 4 ओम, ये दे दिया तुम्हारा 6 ओम, और ये क्या दिया कितने का, 12 वोल्ट। सबसे पहला काम क्या बोले, सर्किट में एक ही सेल है, तो एक सेल से तुम करंट निकालो। तो करंट पॉजिटिव तरफ से निकालोगे कि नेगेटिव तरफ से, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे करंट आए, ऐसे जाएगा करंट आए, ऐसे जाएगा करंट आए, यहाँ से भी आएगा करंट आए, यहाँ से भी आएगा करंट आए, और यहाँ पे पुनः आ जाएगा कितना करंट आए। मैंने जहां से जितना करंट निकाला वहां पर उतना करंट पहुंचा दिया। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार मैं हर जगह पर क्या क्या करंट, पहले तुम साधारण से देखो, ये दोनों सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में तो 4 और 6 नहीं, 4 और 2 कर दो, 4 और 6 नहीं करो, 4 और 2 कर दो, इसको ना कर दीजिए कितना, 2 2। तो दोनों सीरीज में है तो बताइए तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। मतलब इसी सर्किट को भैया हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इसी सर्किट को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 6 ओम, और ये कितना, V बराबर IR लगाओगे तो 12 बराबर I या गुने 6 आ जाएगा। I बराबर कितने का आ जाएगा। ये तो सर छोटा सा सर्किट जैसे हम लोग पहले बनाते थे वैसे हुआ। आप हमको ये बताइए कि इसको हम किरचॉफ के नियम से कैसे बनाएंगे। तो तुम सबसे पहला काम क्या किए, करंट को बांट लिए। करंट को बांटने के बाद तुम लूप का चयन करो, तो एक ही लूप है, लूप का चयन क्या करना है, लूप चयन ही है। अब तुमको इसमें घूमना है, तो तुम्हारा मन है कि तुम इसमें क्लॉकवाइज घूमो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमो।
तो इस सारे पॉइंट का नाम मान लो मैं रख लेता हूं ABCD। अब तुम ये बताओ कि तुमको इसमें क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज? बोलो जल्दी। क्लॉकवाइज घूमना है। क्लॉकवाइज घूमना है इनको, तो क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे घूमेंगे। तो अगर हम ए से चलना शुरू किए तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कैसे जाएंगे? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से फिर ऐसे घूमेंगे कि नहीं? चलो ए से चलना शुरू करो। ए से चले और बी तक गए, बीच में कोई एलिमेंट नहीं हुआ, पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। बी से जब सी तक जाएंगे तो धारा के दिशा में जा रहे हैं। बी से जब सी तक जाएंगे तो धारा के दिशा में जाएंगे, और प्रतिरोध से धारा के दिशा में जाने पर, प्रतिरोध से धारा के दिशा में जाने पर विभव का लॉस होता है कि गेन होता है? माइनस IR लिखेंगे कि प्लस IR लिखेंगे? तो जब दोस्त माइनस IR लिखेंगे तो तुम करंट है I और रेजिस्टेंस है 4, कितना लिखेंगे? -4I। IR लिख लिए माइनस में। बी से कहां पहुंच गए? सी तक। सी से फिर हम दूसरे प्रतिरोध से गुजर रहे हैं। धारा के दिशा में गुजर रहे हैं कि धारा के विपरीत दिशा में गुजर रहे हैं? धारा के दिशा में गुजरने से पोटेंशियल का लॉस कि पोटेंशियल का गेन? लॉस को माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे? करंट बह रही है I और रेजिस्टेंस है कितने का? यानी कि फिर से आ गया कितना? -2I। कितना आ गया? माइनस। डी तक पहुंच गया। अब डी से कहां पर आना है? ए पर आएंगे। तो पहले माइनस मिलेगा कि पहले प्लस मिलेगा? सेल में माइनस से प्लस में जाते हैं। सेल में जब आप माइनस से प्लस में जाते हैं, तो सेल में जब आप माइनस से प्लस में जाते हैं तो पोटेंशियल गेन होता है कि पोटेंशियल लॉस होता है? पोटेंशियल का जब गेन होगा दोस्त, तो ये बताओ इसको पॉजिटिव में 12 वोल्ट लिखे कि नेगेटिव में 12 वोल्ट लिखे? पॉजिटिव में 12 वोल्ट लिखे। और किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि इस सब का जोड़ कितना होगा? 0 होगा। कितना आया? -6I = -12I बराबर कितना? वो वाला अच्छा है कि ये वाला अच्छा है? वो वाला ज्यादा अच्छा है सर। लेकिन ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि ये आसान सा सर्किट है। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाए, सोचिए व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड हो जाए, तब करंट कैसे निकालेंगे? तब करंट निकालने के लिए किरचॉफ के नियम का ही सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे सर्किट में घूमे हैं वैसे ही घूम घूम करके समीकरण बनाना पड़ेगा। जितना लूप बनेगा उतना अधिक समीकरण बनेगा, और जितना समीकरण बनेगा उतना सॉल्यूशन आएगा, I1 I2 I3। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से किरचॉफ के नियम का ये थ्योरेटिकल लेक्चर आज हुआ खत्म। अगले दिन से हम लोग खाली किरचॉफ के नियम पर अगले 2-3 दिन तक सवाल करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग सर्किट में ये सारी चीजें याद रखना चाहिए कि इंडक्टर से जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप की गेन होगा, रजिस्टर से कैसे चलेंगे तो ड्रॉप होगा कि गेन होगा, सेल में कैसे चलेंगे तो ड्रॉप होगा कि गेन होगा। ये सारी चीजें याद रहना चाहिए। अगले दिन हम यहाँ पीछे खोल करके दिखाएंगे नहीं, आपको याद रहना चाहिए। आपको बोलना पड़ेगा कि पोटेंशियल लॉस हुआ है कि गेन हुआ है। काफी आज इतना पढ़ के आइएगा। थैंक यू।